Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science and we have completed chapter 2. Today what we are going to do is the question answer section of chapter 2. So without wasting any further time, let's get into the chapter. So this was the chapter's name, Federalism. अब हम जाते हैं इसके अंदर, right? So the first question is related to the political map of India. पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ 4 स्टेट्स दे रखे हैं, हमारे को क्या करना है, उन 4 स्टेट्स को लोकेट करना है. इजी एंड सिंपल. इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना ही सिर्फ इन 4 स्टेट्स की, बाकी भी जो स्टेट्स हैं उनको आपको लोकेट करना चाहिए. ये एक किस्म की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आएगा. सो पहला क्या बोल रहा है, पहला स्टेट जो हमारे को लोकेट करना है वो है मणिपुर. सो मणिपुर कहाँ पर है, ये स्टेट आप देख रहे हैं एकदम ईस्ट में, आप देखिए, और नीचे इधर डाउन साउथ, इसे ये है मणिपुर हमारा. और मणिपुर के नीचे है मिजोरम और मणिपुर के ऊपर है नागालैंड. बट जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हम उतना ही आंसर देंगे. तो ये है मणिपुर हमारा स्टेट. ओके, दूसरा क्या लोकेट करना है भाई हमारे को, सिक्किम. सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है भाई, क्योंकि ये 3 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, राइट? तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना के साथ ये शेयर करता है, भूटान के साथ ये शेयर करता है, नेपाल के साथ ये शेयर करता है. तो सिक्किम बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेट, राइट? कहां पर है? ये ब्लैक वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, ये है हमारा स्टेट सिक्किम. अगर आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो ये पूरा नेपाल का एरिया है. अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो ये पूरा भूटान का एरिया है. और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये पूरा चाइना है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस. सो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. तीसरा स्टेट हमारे सामने आ जाता है छत्तीसगढ़. व्हाई छत्तीसगढ़ इज इंपॉर्टेंट? छत्तीसगढ़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ मिनरल हब. इट्स अ मिनरल मतलब बेड ऑफ इंडिया. यहाँ पे इतने मिनरल्स मिलते हैं जिसके वजह से हमारी इतनी इंडस्ट्रीज काम करती हैं. सो इसको इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कंट्री का छत्तीसगढ़. सो ये है हमारा छत्तीसगढ़. पहले ये पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश का. ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं इसी का पार्ट होता था. फिर इसको एक अलग सा स्टेट बनाया गया और अब ये एक इंडिविजुअल स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है. ये छत्तीसगढ़, ये हमारा एक स्टेट है, ठीक है? सो छत्तीसगढ़ हो गया एक. ओके. और चौथा स्टेट है गोवा. गोवा ऑफ कोर्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स टूरिज्म, क्योंकि लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे आयरन ओर भी मिलते हैं. तो ये है जो ब्लैक छोटा सा एरिया मिल रहा है आपको, ये है गोवा का स्टेट. Why Goa is more important is because of the tourism and also because of the iron, right? So these are the 4 states जो हमने देख लिए. Let's go to the next question. The next question is asking us कि 3 फेडरल कंट्रीज को हमारे को मतलब यहाँ पर मैप पे दिखाना है. ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड. इससे पहले कि हम वहां जाएं, मैं आपको वापस से इस चैप्टर की टाइटल स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा. फेडरलिज्म को आप समझ सकते हैं इसी पहली स्लाइड से ही. एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ ये 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं. और फेडरलिज्म कहते ही इसी को है. जब पावर डिवाइड होती है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं. या कह सकते हैं देश की केंद्र सरकार और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन होंगी? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स स्टेट ही होंगे. जब देश और स्टेट जो राज्य हैं उनकी सरकारों के बीच में पावर का डिवीजन होता है, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, राइट? क्या सारी पावर मोदी जी के पास है? जी नहीं. तराजू है हमारे संविधान का जो कि पावर इनको भी दिए बैठे हैं. हालांकि ये बात सही है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है बिकॉज उनके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं और ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी हैं. ओके, ऐसे ही ये हमने तीसरा क्वेश्चन करना था. इस तरीके की सरकारें, इस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में है? हमारे को केवल 3 कंट्रीज को लोकेट करना है अदर देन इंडिया. इंडिया को छोड़ के और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर इस तरीके की पावर डिवीजन को देखा जाता है बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. इसको आसान तरीका याद करने का मैं चाहता तो सिर्फ आपको नाम बता देता, मगर मैंने पॉलिटिकल मैप इसलिए घुसाया कि ताकि आपको आसानी से याद हो जाए. एक तो यूएसए. ये 2 बड़ी कंपनीज तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की हो गई जहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है. एक कॉर्नर ये ले लो और दूसरा कॉर्नर यहां ले लो, ऑस्ट्रेलिया. बस ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया के अलावा. हमने ये मैप पे आराम से क्या कर लिया, इसको आउटलाइन कर लिया. अब अगर आपके
आपको ये क्वेश्चन आता है और आपकी उसको पॉलिटिकल मैप में आता है, ऑफ कोर्स इस तरीके से लेबल्ड नहीं रहेगा, आपको लेबल करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दीज 3 बिग कंट्रीज सो दैट आपको आसानी से आप उसको लेबल कर सके, स्केच कर सके, आउटलाइन कर सके। सो दीज आर द 3 कंट्रीज अदर देन इंडिया वेयर सिमिलर फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉलोड। ओके, next question is point out one feature in the practice of federalism in India and that is similar to and one feature that is different from that of Belgium. So आपको पता है कि हमारे और बेल्जियम में दोनों ही देशों में क्या प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। हमें बस इतना जानना है कि इंडिया का फेडरलिज्म बेल्जियम के फेडरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, यानी एक पॉइंट हमारे को कॉमन बताना है और एक पॉइंट हम लोगों को उसका डिफरेंट बताना है। इससे पहले कि हम ये समझें कि क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और क्या पॉइंट ऑफ कॉमन है, तो हम उसको देख लेते हैं बेल्जियम को, कि बेल्जियम जो देश है वो है कहाँ। तो यहाँ पर बात की जा रही है हमारे प्यारे देश इंडिया के बारे में, और बात की जा रही है एक छोटे से देश के बीच में जो फ्रांस और नीदरलैंड के बीच में है, इस बेल्जियम के बारे में, कि दोनों फेडरल कंट्रीज हैं मगर दोनों के फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बीच में कॉमन क्या है। सो एक तरफ इंडिया लिख देते हैं और एक तरफ बेल्जियम लिख देते हैं। पहले कॉमन पॉइंट लिख देंगे, और फिर हम डिफरेंस लिख देंगे। दोनों ही फेडरल कंट्री है, ये तो हमारे को पता ही है, मगर आप ये पॉइंट नहीं लिख सकते कि दोनों ही फेडरल कंट्री है। जरा बताइए दोनों में किस तरीके का फेडरलिज्म है। वेल, फेडरलिज्म 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो सकता है या होल्डिंग टुगेदर हो सकता है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स मिलके सामने आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए, जैसे कि यूएसए। और एक होते हैं होल्डिंग टुगेदर, यहां पर जो सेंटर है वो ये डिसाइड करता है कि हम स्टेट्स को भी कुछ पावर दे देते हैं कि ताकि वो बेटर तरीके से उनका देश फंक्शन कर सके। और बेल्जियम को याद करिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम में पहले फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर जरूर था बट उसको फॉलो नहीं किया जाता था। वो पूरी तरह स्टेट्स तो थे, वहां पर राज्य सरकारें भी थी, बट उन राज्य सरकारों का पूरा जो फंक्शनिंग था वो केंद्र के ऊपर डिपेंड करता था। तो दे वर नॉट फेडरल, दे वर यूनिटरी। बट उसके बाद जब संशोधन किया गया, जब वहां पे प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को किस तरीके का फेडरल बना दिया, उन्होंने बोला होल्डिंग टुगेदर। अब इंडिया को याद कर लीजिए, आजादी से पहले केंद्र पूरा पावरफुल था, स्टेट्स वर सबऑर्डिनेट टू केंद्र। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो संविधान जो मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने बोला कि अब हम पावर डिवाइड करेंगे, केंद्र के पास भी रहेगा और राज्यों के पास भी रहेगा। और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो एक तरीका था उसको ऐसे बनाया, ऐसे प्रोविजंस डाले जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया कि सेंटर के पास भी पावर होगी, स्टेट के पास भी पावर होगी, सेंटर का अलग जुरिस्डिक्शन होगा पावर का, स्टेट का अलग जुरिस्डिक्शन होगा पावर का। इस तरीके से ये दोनों ही देश, बेल्जियम और इंडिया, दोनों किस तरीके के फेडरेशन बन गए, होल्डिंग टुगेदर। इन्होंने पावर सेंटर के पास थी, उसको डिवाइड करी है। पहले से ये लोग अलग अलग स्टेट्स नहीं थे, इन्होंने पावर सेंटर से डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दे दी। तो इसलिए कॉमन पॉइंट ये हो गया कि दोनों ही कंट्रीज क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये भी होल्डिंग टुगेदर और ये भी होल्डिंग टुगेदर। तो डिफरेंस क्या है इंडिया और बेल्जियम के फेडरल स्ट्रक्चर में? आपको याद होगा कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, पर इंडिया में क्या आपने कभी सुना कोई ये कम्युनिटी गवर्नमेंट? तो यहां पे कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है वो एब्सेंट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन? हमें एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल ऑफ। सो एक सिंपल सी बात है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, जैसे एक तरफ ऐसे डिवीजन कर लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और एक तरफ लिख देते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई यही है कि भैया यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर जो है
वो क्या होता है, डिवाइडेड नहीं रहता है. पावर इज नॉट शेयर्ड बिटवीन different levels of government. और यहां पर क्या होगा, यहां पर पावर इज शेयर्ड, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडिया. क्योंकि आपको पता है इंडिया में क्या होता है, इंडिया फॉलोज फेडरल स्ट्रक्चर. हाउ, क्योंकि इंडिया में शेड्यूल 7 है जो साफ साफ बताता है कि सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट्स के पास अलग पावर है, उनकी जुरिडिक्शन अलग है. इनफैक्ट इंडिया इज अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ फेडरेशन बिकॉज देयर इज अ थर्ड लेवल ऑल्सो of government which is called as local government, of which we talked about, right? जो जिसमें हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, of rural local self governance and municipal जो कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी एट अर्बन लेवल. और इसका एग्जांपल कौन सा होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट का. यहाँ इंडिया जैसे उसका है, और इसका एग्जांपल क्या होगा, श्रीलंका. श्रीलंका जो है इट फॉलोज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द पावर इज नॉट डिवाइडेड between the center and the constituent units. Okay, next question. State any two differences between local government before and after the constitutional amendment in 1992. Yes, this is true that local governments used to be formed even before 1992. But 1992 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से उसके अंदर बहुत चेंज आया. ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस था इसमें 1950 के बाद जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, तब देयर वर ओनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. एक केंद्र, एक राज्य, यानी केवल सेंटर में गवर्नमेंट बनती थी और स्टेट में गवर्नमेंट बनती थी जो स्टेट की गवर्नेंस करती थी, और एक जो पूरी इंडिया की गवर्नेंस करती थी. ऐसा नहीं था कि उस समय पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं बनती थी, बट फर्क इतना था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था. अब सवाल उठता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है. संविधान के द्वारा बनाई गई बॉडी, यानी संविधान में जिस चीज का जिक्र होगा, उसके लिए प्रोविजन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके बारे में बता रखा है. इसलिए वो क्या बॉडी बन गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई. हेंस इट बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी स्टेट आफ्टर 1992 कि वो क्या करेंगे, उसको बनाना ही पड़ेगा. पहले क्या था, मन था, बनाना चाहो तो बनाओ स्टेट के अंदर, गांव और ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ना चाहो तो ना बनाओ. इसके वजह से क्या होता था कि कुछ गांव में 3 टायर स्ट्रक्चर होता था, कहीं 2 टायर स्ट्रक्चर होता था, कहीं 4 टायर स्ट्रक्चर भी होता था वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में. यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्ट्रक्चर के अंदर, है ना. तो क्या होगा, एक तरफ आप ऐसे लिखेंगे बिफोर 1992, आफ्टर 1992. बिफोर 1992 में क्या था, नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. नो यूनिफॉर्मिटी इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर. कहीं पर 3 टायर बनता था, कहीं 4 टायर बनता था, कहीं 2 टायर बनता था. बट इसके बाद क्या हुआ, यहां पे यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर हो गई, यूनिफॉर्मिटी आ गई स्ट्रक्चर में. नाइनटीन 1992 से पहले स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी. इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन. नो ऑब्लिगेशन टू फॉर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बट 1992 के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद हर स्टेट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आ गई, क्योंकि अब इनको बनाना ही था.
अब स्टेट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो बनाए या ना बनाए, अब उनको बनाना ही पड़ेगा और 3 टायर स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा इन द गांव एंड 1 टायर इन द अर्बन एरियाज. सो नाउ इट इज एन ऑब्लिगेशन. इट इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन बन गया. इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट्स to form local self government. एक और इन्होंने 2 पूछे, मैं आपको तीसरा भी बता देता हूं. स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज 1992 से पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था. स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई. स्टेट इलेक्शन कमीशन बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर दिया गया कि अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनेगा टू होल्ड इलेक्शंस इन दीज लोकल स्ट्रक्चर्स. लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शंस कराने के पर्पस के लिए. आई होप आई एम क्लियर. 1992 से पहले, 1992 के बाद क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. इसको देखते हैं. सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ, यूनाइटेड स्टेट्स किस टाइप का फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर, क्योंकि वहां पे 50 अलग अलग स्टेट्स जो थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो डिसाइड करते हैं कि हम सब आ जाते हैं और इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं. इसलिए ये कौन सी हो गई? ये हो गई कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट्स आर स्ट्रांग. स्टेट्स उतने ही स्ट्रांग हैं जितना कि फेडरल गवर्नमेंट, जितना कि उनकी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी स्ट्रांग स्टेट्स हैं उतने ही स्ट्रांग क्या है? फेडरल गवर्नमेंट. एंड दैट इज ट्रू. पर इंडिया में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या? नहीं. इंडिया जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. Type of federation, and some states have more power than others. Other than others. In India, the central government के पास ज्यादा पावर है. ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि कैसे शेड्यूल 7 जो है उसमें जो लिस्ट है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी सेंटर के पास है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी सेंटर के पास है. कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट उसके बावजूद अगर दोनों कानूनों में एक ही सब्जेक्ट पे हैं और उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है तो सेंटर वाला प्रिवेल करेगा. इसके अलावा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो कि अभी तक इन तीनों लिस्ट में नहीं है, अगर वो सामने निकल के आते हैं टाइम के साथ तो उसके ऊपर भी जुरिडिक्शन किसका होगा? सेंटर का होगा. सो इट इज वेरी क्लियर, ऑल्दो आवर कंट्री इज फेडरल, द पावर इज शेयर्ड between the different levels of government, but clearly in India the central government has more power than the states. Okay, now यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे ना लैंग्वेज पॉलिसी जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होती है, जो आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी गई है. हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द शेड्यूल 8. तो उसके बारे में इन 3 बच्चों ने, संगीता, अरमान और हरीश ने, कुछ अपने ओपिनियन फीडबैक दे रखा है. तो हमारे को बस बताना है, इनकी पोजीशंस को सपोर्ट करने के लिए इनको आर्ग्यूमेंट देना है. तो संगीता ये कहती हैं, द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी. भाई अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना, है ना. सो वो ये बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोई एक लैंग्वेज की सबके ऊपर थोपी नहीं है, तो इससे हमारी यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है. क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है. ये इसलिए सही है क्योंकि आपने अगर एक लैंग्वेज थोपी होती किसी के ऊपर तो उससे क्या होता, धीरे धीरे करके स्टेट्स को एलिनेटेड फील होती कि भाई हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी गई है. जैसे वो एक कार्टून बता रहा था ना, वाई हिंदी, वाई नॉट बांग्ला एंड तेलुगु. तो धीरे धीरे करके क्या होता, डिवीजन शुरू हो जाता. डिवीजन ऐसे शुरू हो जाता कि हिंदी वाले जो एरिया वाले लोग हैं
उनसे बाकी के जो लोग हैं वो नफरत करने लगते हैं, कि बोलते हैं कि इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, हमारे को कम कर दी गई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो देश में एक यूनिटी है, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, वो धीरे धीरे करके वीक होने लगती और उसका काफ़ी गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये नहीं हुआ, इसलिए थैंक्स टू संगीता कि उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट प्रोवाइड किया यहाँ। नेक्स्ट बोल रहा है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक तरीके से सही है कि जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं, देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और इसके भी हैं। देखो आप क्या बोल रहा है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अक्सर आप सुनते होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं, मराठी मानुष या फिर बहुत सारे लोग जो हैं साउथ में या फिर अलग अलग जगह पर वेस्ट बंगाल में, वो लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी लैंग्वेज बोली जाए और उन जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलता है आप उसके साथ अक्सर ऐसा फील करते हो कि हाँ यार ये तो हम मेरे एरिया का एरिया है, मतलब मेरे एरिया का ही दोस्त है, मेरा एरिया का ही भाई बहन है या जो भी है। तो आपके लिए अचानक से अपने से एक एफिनिटी महसूस करते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिविजन क्रिएशन होता है, मतलब एक डिफरेंस आ जाता है, राइट? हम more than feeling that we all are Indians, we start feeling that I am from Maharashtra, he is from Bengal, he is from Tamil Nadu. So एक belongingness होती है देश की तरफ, वो देश की तरफ ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादातर होती है स्टेट्स की तरफ, क्योंकि स्टेट्स में एक ही तरीके की भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिविजन। सो संगीता भी अपनी जगह ठीक है, अरमान भी अपनी जगह ठीक है। This policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages. ठीक है। So basically ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्लियामेंट में काम होता है, पहले हिंदी को था, फिर अंग्रेजी को भी था। 1965 में उसको हम डिसकंटिन्यू करने वाले थे, फिर हमने जो साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम तो हिंदी नहीं बोलते, विल कंटिन्यू टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बट ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये तो किसी भी स्टेट में नहीं होती। ये इंग्लिश लैंग्वेज देन है किसकी? ये देन है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की और उसके बाद क्राउन की। जो इंग्लिश लोग आए थे हमारे यहाँ राज किया था, ये उनकी ही देन है। सो कहीं ना कहीं उनकी डोमिनेंस जो है वो आज तक दिख रही है, इवन दो दे हैव मूव्ड आउट फ्रॉम दिस कंट्री। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, इनमें से हमारे को बताना है कि कौन सा फीचर है जो कि फेडरल गवर्नमेंट को यूनिटरी से या बाकी तरीके की गवर्नमेंट से अलग करता है। पहला ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यस, दिस इज ट्रू, दिस हैपेंस इन फेडरल गवर्नमेंट, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते, क्योंकि सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, टोटल फेडरलिज्म नहीं कह सकते। इट इज अ काइंड ऑफ फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब फेडरेशन तो है बट ज्यादातर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंटर को ज्यादा पावर है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नो, दिस इज, जब पावर तीन ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड हो रही है तो उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर हैपेंस between different levels of government, which is actually called a federation. So this is separation of power, this is not federation. Elected officials exercise supreme power in the government. ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, राइट? सो सुप्रीम इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ओके, इसका फेडरलिज्म से तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात करते हैं, गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। या नाउ दिस बिकम्स अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट द फेडरेशन मींस, कि पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? सो दिस इज डन। Let's go to the next thing. So basically now they are talking about Schedule 7. तो Schedule 7 में आपको पता है कि 3 लिस्ट दी गई है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हम कैसे जानेंगे, क्या हम बैठ के 100 सब्जेक्ट्स को याद करते बैठेंगे कि कौन कौन सा किसके नेचर है या किसके अंडर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और ना ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उन 100 सब्जेक्ट्स को या 61 सब्जेक्ट्स को या फिर 52 सब्जेक्ट्स को आप याद करते बैठेंगे। बट यस, जो सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, उनको तो आपको जानना ही चाहिए कि ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट किसके जुरिडिक्शन में आता है। क्या ये सेंटर के उसमें आता है, क्या स्टेट में आता है, या कॉन्करेंट के अंदर आता है? और वो कैसे जानेंगे? धीरे धीरे करके जब जब टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे, आप देखते रहना कि वो किसका सब्जेक्ट है, क्या वो सेंटर का है, क्या स्टेट का है, या कॉन्करेंट का है।
फिलहाल इस किताब के अंदर कुछ ऐसे 6 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं या 9 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसको कि हमें डिवाइड करना है कि वो सेंटर का है, स्टेट का है या कॉन्करेंट का है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेंटर का है, सेंटर लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर सेंटर लेजिस्लेट करेगा और सेंटर ही एग्जीक्यूट करेगा। उसको स्टेट को बताने के लिए उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट ही लेजिस्लेट करेगा, स्टेट ही एग्जीक्यूट करेगा। स्टेट को अपनी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और कॉन्करेंट पे दोनों ही करेंगे, हालांकि एक ही सब्जेक्ट पे कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो उसमें सेंटर प्रीवेल करेगा। तो लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले डिफेंस। याद रखिएगा, जब भी कंफ्यूजन हो तो उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट का नेचर देखिए, क्या इंडिविजुअल स्टेट्स के पास वो मैटर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से लगता है। अब मान लो बांग्लादेश की फौज ने बंगाल पे हमला कर दिया, तो क्या ममता बनर्जी बोलेंगे कि मोदी जी आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी? नहीं, वैसा नहीं कर सकती, क्योंकि डिफेंस बिकम्स द मैटर ऑफ द सेंटर। तो सेंटर जो मोदी जी हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी इंडियन आर्मी को आगे फ्रंट में लाएंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आएगी कि ताकि लड़ाई लड़ी जा सके, राइट। सो डिफेंस क्या होगा, एक यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। सो लेट्स क्लियर दिस। तो डिफेंस किस में आ गया, यूनियन लिस्ट में आ गया। जो जो पता है पहले उसको कर लो। उसके बाद क्या बोल रहा है, बैंकिंग। अब सोचो कि सारे स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसी होने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, बैंकिंग पे भी क्या, बैंकिंग भी सेंटर का वो बन जाएगा। ओके, चलो ये भी हो गया। ओके, हाँ। सो अब इसके अलावा और कौन सा, कम्युनिकेशन। प्लस कम्युनिकेशन भी किसका हो जाएगा, क्योंकि दूसरे देशों से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो भी किसका हो जाएगा, वो भी सेंटर का होगा। जो भी कम्युनिकेशन होता है ना दूसरे स्टेट से या दूसरे जो देशों से, वो कभी भी राज्य सरकारें नहीं करती। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटर और सेंटर ही ये काम करता है, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हमारे को क्या देखना है, अब हमारे को देखना है स्टेट के अंदर कौन सी लिस्ट आती है। तो पुलिस जो है वो स्टेट मैटर है, प्लस एग्रीकल्चर स्टेट मैटर है, प्लस ट्रेड यानी बिजनेस, ये भी एक स्टेट का मैटर है। बाकी के जो 3 बचे, जैसे कि मैरिज, शादी, ये तो आसानी से हो सकता है। मैरिज, इसके अलावा कौन सा, फॉरेस्ट जंगल, प्लस और कौन सा बचा हुआ है, एजुकेशन। ये सब किसका मामला है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट का है। एजुकेशन का मामला जैसे कि आपको पता है कि अगर सिलेबस चेंज करना है या फिर जो स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं तो आप उससे तो आसानी से रिलेट कर सकते हो कि सेंटर का भी मामला हो सकता है, स्टेट का भी मामला हो सकता है, राइट। क्योंकि आपने देखा कुछ लोग स्टेट बोर्ड्स में अपीयर करते हैं, कुछ सीबीएसई को करते हैं, तो उससे तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन क्या है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये जो फॉरेस्ट है, ट्रिपल तलाक, ये जो बिल आया था ये भी शादी से रिलेटेड है। कौन लेके आया था, सेंटर लेके आया था। तो शादी क्या हो गई, दोनों हो गई। जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सेंटर किसी भी हालत में ये नहीं बोल सकता कि स्टेट के अंदर आ रहा है जंगल, वो तो देखेंगे। सेंटर को बहुत ही पैनी नजर बचा के रखनी है फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो स्टेट्स के ऊपर कंप्लीटली नहीं छोड़ सकता कि आप अपनी मनमर्जी इसके ऊपर लॉ बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सेंटर ने क्या कर रखा है, इसको भी बोल रखा है कि चलो ये दोनों मिलकर इसके ऊपर लेजिस्लेट और एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government that at that level. Okay, basically क्या बोल रहे हैं, ये हमारे को बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको, कौन सी लिस्ट को उसके ऊपर जुरिडिक्शन है, सेंटर का किसके ऊपर जुरिडिक्शन है, कॉन्करेंट में क्या है। तो देखते हैं, एक सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देखेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के उस पर काम करेगी, बिल्कुल ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट पे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रेसिडोरी, नो भाई ये गलत है, क्योंकि रेसिडोरी पावर किसका सब्जेक्ट है, ये वापस से सेंटर का सब्जेक्ट है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, बाद में निकल के आता है, रेसिडोरी है, तो वो किसके पास आएगा, वो सेंटर के पास आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब क्या करना है, हाँ अब ये बताना है कि ये 4 लेवल्स दे रखे हैं, उन 4 लेवल्स के ऊपर किसका हक बनता है, उसका हेडमैन कौन है, ये बताना है। सो आपको पता है कि यूनियन ऑफ इंडिया पे किसका हेडमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। स्टेट में कौन है, स्टेट का गवर्नर है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन होता है, मेयर होता है, मैंने आपको वार्ड वाला सिस्टम बताया था।
और ग्राम पंचायत का कौन होता है? सरपंच होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट। सो इस तरीके से आप देखो, अब 1 का ए है तो 1 का ए किसमें है? ये है, तो अपना आंसर ऑटोमेटिकली सी हो जाता है। 2 का सी होगा, मतलब स्टेट का कौन है? गवर्नर, बिल्कुल ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर और ग्राम पंचायत का बी सरपंच, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमारे को बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो क्या है? ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। सही बात है, किसी भी फेडरल सरकार में, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है? पावर पूरी तरीके से डिवाइडेड होती है कि इसके ऊपर आप करेंगे, इसके ऊपर आप करेंगे, मतलब जुरिडिक्शन क्लियर है। आप मेरे अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आप कैसे इसको टिक, आंसर्स कैसे टिक करते हैं पता है आपको? आप देखो इन ऑप्शंस में से ए कौन सा नहीं है। ए में तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर हमारा डी तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको कट कर दिया हमने, क्योंकि ए सही है हमारे हिसाब से, मगर ए इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत, एलिमिनेट कर दिया। India is a federation because the powers of the union and state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. ये बिल्कुल ठीक है, ये शेड्यूल 7 के अंदर है। हम बोल बोल के हमने इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया है, तो यानी हमारा बी स्टेटमेंट भी सही है। अब बी किसमें नहीं है? यानी हमारा बी में बी नहीं है, तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा सही है। अब हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा, दोनों में ही डी नहीं है, यानी डी गलत है। देखो, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन। अरे भाई ये क्या हुआ? इंडिया तो फेडरेशन है ही है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। ये तो बिल्कुल गलत है, यानी डी जिसमें होगा वो आंसर हो ही नहीं सकता। ए बी सी एंड ए एंड बी, ओके, सो डी ऑप्शन है ही नहीं। चलो ओके, फर्स्ट और ऑप्शन में ए और बी कॉमन है, यानी ए और बी तो सही है। हमारे को सी देखना है, क्या सी सही है? श्रीलंका इज अ फेडरेशन। ओ नहीं भाई, श्रीलंका फेडरेशन है क्या? श्रीलंका जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, वहां पे केवल एक लेवल ऑफ पावर है, उसको पावर शेयर नहीं करता। पूरी प्रॉब्लम ही चैप्टर 1 में उसकी थी, और उसमें पावर प्रॉब्लम यही थी कि पावर शेयर नहीं हो रही थी। तो हमारा सी तो गलत हो गया, यानी इसमें आंसर में ए बी एंड सी है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर क्या है? सी, A and B only are correct. So I hope you enjoyed the session of question and answers. और हमारा चैप्टर 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। We will be coming very soon with chapter 3. Till then आपको पता है कि क्या करना है। अगर इस चैप्टर में इन क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई भी डाउट होता है, परेशानी होती है, प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेरीज। Till then just keep reading and enjoy the studies. Thank you so much.